आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या होता है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ किसको बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी किसको बोला जाता है, ठीक है। इस केस में जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी करता है, ये 4-5 चीजें के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाइड्रोजन गैस अगर हमें बनाना है, H2 गैस अगर हमें फॉर्म करना है, ध्यान समझना, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं 1 बाय 1, तुम्हें खुद राइट डाउन करो, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। और क्या लिखना है तुम खुद लिखोगे, मैं एक वर्ड नहीं लिखवाऊंगा। हमें इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है और हमें बनाना है, हम बना रहे एक, इसको समझने के लिए हम हाइड्रोजन गैस को बना रहे हैं। एक हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और H2 मॉलिक्यूल्स बन गया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये H2 मॉलिक्यूल्स बन गया, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं और यही एग्जाम्पल में ग्राफ बना के दिया हुआ है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट में क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो इस प्रोटॉन के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, इसी वजह से रिवॉल्व हो रहा है ना। कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, नहीं तो घूमते घूमते गिर जाता, ठीक है। तो घूमते घूमते नहीं गिर रहा है, वो कंटिन्यू घूम रहा है अर्थ की तरह। अर्थ भी सन के चारों तरफ कंटिन्यू घूमती है, तो ये भी कंटिन्यू घूम रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो आगे केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। अब ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन जो है, इसको हम मान लेते हैं न्यूक्लियस ए, इस हाइड्रोजन को हम ए बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन ए बोलते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियस ए और इलेक्ट्रॉन ए के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो इस न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन लग रहा है, लग रहा है ना। अब ध्यान देना, अब दूसरा जो हाइड्रोजन है, वो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है इसके, और न्यूक्लियस यहाँ भी प्रोटॉन है। अब इस न्यूक्लियस को हम, इस एटम को बी बोल देते हैं। तो ये न्यूक्लियस क्या बोलेंगे, ये किसका न्यूक्लियस है, बी एटम का। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं, ईबी, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लग रहा है, न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। तो ये सबसे पहला बात तुम्हें लिखना पड़ेगा, अभी नहीं लिखना है, अभी समझो। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्टेड है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्टेड है। एन ए और ईबी में अट्रैक्शन लग रहा है, एन बी और ईबी में अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम्हें याद होगा, मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया था। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस के Q1 Q2, के बोला था कांस्टेंट है, और अपॉन आर लिखवाया था। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी सिस्टम में
जितना स्टेबिलिटी होता है उतना ही उसका एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उतना ही उसका एनर्जी क्या होना चाहिए, कम। लेस एनर्जी मोर स्टेबल, कई बार बोला हूं। तो जो स्टेबिलिटी है वो इस पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया जाता है। ठीक है, कैसे? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो कंपाउंड या वो एटम या वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, और स्टेबल होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होना चाहिए। यानी आज के बाद याद कर लेना, मैं कई बार बोला भी हूं, मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। और जितना स्टेबल होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। यानी लेस पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी को बताता है, मतलब लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। यानी सिस्टम के पास एनर्जी कम से कम होना चाहिए, नहीं तो अगर मैं इसको एनर्जी दे दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और ये एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए केमिस्ट्री में बोला जाता है कि एनर्जी कम हो, नहीं तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लेस एनर्जी यानी लेस एनर्जी मतलब लेस पोटेंशियल एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी। क्लियर? यानी इस दोनों में रिलेट करना है, मोर स्टेबिलिटी लेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। हाइड्रोजन एटम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसीलिए एटम एग्जिस्ट करता है। अगर कहीं हम हाइड्रोजन एटम को हीट कर दिए तो जो भी इसका इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के बाहर चला जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। यानी हीट देंगे तो ये एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, H+ बन जाएगा, ना H+। एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो H+ बन जाएगा। के कांस्टेंट है, के इज ए कांस्टेंट। इसके बारे में भी बैच 2 मत जानो, बैच 1 को हालांकि बताया था मैंने। बैच 2 को के Q1 Q2 ये है जो के कांस्टेंट है, फिजिक्स में पढ़ लोगे अच्छे से, नहीं तो केमिस्ट्री में आएगा बाद में, मतलब कब, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। के इज कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्ज होता है। अभी बस इतना पे ध्यान रखो, रेडियस है ये रेडियस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम है। तो बस इस पॉइंट पे ध्यान दो कि जितना स्टेबिलिटी होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो गया। अब ध्यान रखना, आते हैं तीसरा पॉइंट पे। ये जो दोनों एटम हाइड्रोजन एटम वो आइसोलेटेड है, बोथ हाइड्रोजन एटम आर आइसोलेटेड, बोथ हाइड्रोजन एटम आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब आजकल ये वर्ड यूज भी हो रहा है, कोरोना में यूज हो रहा है ना, जो क्वारंटाइन कर दो, आइसोलेट कर दो। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट, मतलब उसको अलग अलग कर दो। तो ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब एक हाइड्रोजन अगर सांगली में है तो एक हाइड्रोजन कोल्हापुर में है, दोनों बिल्कुल बहुत दूर दूर है। तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। इसके लिए इनफाइनाइट ही होगा ना, एक कोरोना यहाँ है, एक कोरोना कोल्हापुर में है, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। -0 नहीं हो, ये वैल्यू अगर इनफाइनाइट अगर पुट कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ये सब हो जाएगा ना जीरो। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो पहला केस में हम ये मानेंगे कि एटम जो है आइसोलेटेड है, मतलब सेपरेट सेपरेट है। सेपरेट सेपरेट का मतलब ये हुआ कि
दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एक हाइड्रोजन यहाँ है तो एक हाइड्रोजन कोल्हापुर में, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो उस केस में दोनों का पोटेंशियल एनर्जी यानी यहाँ रेडियस का वैल्यू, रेडियस नहीं है, आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन वन एटम टू अनदर एटम, इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना पॉइंट नंबर 4 में, अब ये एटम एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, ठीक है, ये एटम एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। जब ये एटम पास पास आएगा तो ये हाइड्रोजन एटम पास पास आ गया, तो एक केस में हम बहुत दूर दूर लिए और एक केस में हम पास पास ला दिए। एक केस में हमने बहुत दूर दूर रखा और एक केस में हमने पास पास रखा। तो एक केस में हमने दूर दूर रखा और एक केस में हमने अब पास पास लाया। अब ध्यान देना, ये जो है ये हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन्स घुमा रहा है और ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये पास आया तो अभी इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस प्रोटॉन के द्वारा था, इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन इस प्रोटॉन के द्वारा था, लेकिन जैसे ही दोनों एटम पास पास आए अब इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन इसके तरफ होने लग गया, यानी ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ गया ना? मान लो दो फ्रेंड हो और दो फ्रेंड इधर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अब जैसे ही दोनों पास पास आए, दोनों ग्रुप पास पास आया तो इसका अट्रैक्शन इसके तरफ होने लग गया, इसका अट्रैक्शन तो है ही, एक और अट्रैक्शन बढ़ गया इधर। समझ में आ रहा है ना? मूवी देखे ना, कुछ कुछ होता है, देखे कि नहीं देखे हो? कौन कौन हीरो है? शाहरुख खान है और रानी मुखर्जी और काजोल है ना? मान लो शाहरुख खान का अट्रैक्शन किधर है? रानी मुखर्जी की तरफ। अगर काजोल आएगी तो उसका भी अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? होगा ना? ऐसे मान लो कि एक यहाँ शाहरुख खान है और यहाँ रानी मुखर्जी है और यहाँ ऋतिक रोशन है और यहाँ पर करीना कपूर है। जब ये पास में आएंगे तो अभी शाहरुख खान का अट्रैक्शन किसके तरफ है? रानी मुखर्जी की तरफ। और जब यहाँ ऋतिक रोशन और ये कौन है? करीना कपूर। जब ये पास में आएंगे तो शाहरुख खान का अट्रैक्शन इस पे होगा कि नहीं होगा? पहले से तो ये रानी मुखर्जी पे अट्रैक्शन है ही, अब किस पे आ गया? करीना कपूर पे आया ना। लेकिन ये शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में क्या हो जाएगा? वो रिपल्सन हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा ना। कुछ ऐसा ही सीन यहां भी हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले इसके अट्रैक्शन में था, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में था। जब दोनों पास में आए तो ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा क्या किया गया? अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा ना, यानी अपोजिट चार्ज वाला अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी बोलेगा कि हम भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसको हमने ए बोला था और इसको हमने ए बोला, इसको बी बोला, इसको बी बोला। जब ये दूर दूर थे तो अट्रैक्शन कौन सा लग रहा था? न्यूक्लियस ए का इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था और यहां पर न्यूक्लियस बी का किस पे लग रहा था? बी पर। पहले जब ये वाला केस था दूर दूर थे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्ट करके रखे थे, लेकिन जब पास में आए तो यहां पर अट्रैक्शन ये Na, इसको Na ही लिख रहा हूं, न्यूक्लियस ए, ये Na जो है
इस एनबी को खींचने लग गया, ईबी को प्लस और माइनस अट्रैक्ट होने लग गए, और ये जो एनबी है वो इसको खींचने लग गया। समझ में आ गया ना कैसे एग्जाम्पल बताया था? तो ये ई ए को खींचने लग गया। तो जब दूर दूर थे तो ये अट्रैक्शन लग रहा था, सिंपल एक एक अट्रैक्शन लग रहा था दोनों का, लेकिन जब पास पास आए तो अट्रैक्शन बढ़ गया है, रिपल्सन भी होगा। ये न्यूक्लियस इसको इधर से शाहरुख खान उधर ऋतिक रोशन, क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में क्या होगा? रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना। ये फोर्स ऑफ क्या हो गया? रिपल्सन। और ये फोर्स ऑफ क्या हो गया? अब बात है कि अगर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी और उधर से ऋतिक रोशन और करीना कपूर पास आए, अगर दोनों के बीच में दोस्ती जमती है तो चलेगा, और दोस्ती नहीं जमी तो दोनों फिर से दूर दूर हो जाएंगे। बरोबर है क्या? तो यहां पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन में फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पास पास आना चाहते हैं। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब तुम बोलोगे सर किसमें नहीं आना चाहेगा? दो हीलियम और एक हीलियम और एक हीलियम, कहीं हीलियम 2 बनता देखे हो? नहीं, हाइड्रोजन 2 होता है लेकिन हीलियम 2 होता है क्या? तो ये पास पास नहीं आने देना चाहेगा, इसका हम अलग से समझाएंगे, इसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। बात क्लियर? ये भी है। तो इनमें इस न्यूक्लियस में रिपल्सन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन 4 है, रिपल्सन 2 है, जीतेगा कौन? अट्रैक्शन, इसीलिए पास पास आके H2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन हीलियम और हीलियम पास में आएगा तो हीलियम 2 नहीं बनेगा, वहां पर रिएक्शन रिपल्सन डोमिनेट कर जाए। इतना बात क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे हटा के क्वेश्चंस पर बनाए। तो तुम्हें 2-4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या? इनफाइनाइट डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। इसको मैं ग्राफ में जब प्लॉट करूंगा तो फिर से बोलूंगा मैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि रिपल्सन बढ़ रहा है? रिपल्सन भी है, ऐसा नहीं कि रिपल्सन नहीं है, तो रिपल्सन बढ़ रहा है, लेकिन ओवरकम अट्रैक्शन बढ़ रहा है ओवर रिपल्सन। ठीक है, इसीलिए पास पास आ रहा है, नहीं तो नहीं आते। तो ये 3-4 पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। केस 1 में दोनों इनफाइनाइट सेपरेट है, आइसोलेटेड है, इसीलिए केवल हमने अट्रैक्शन, ये जब पास आएंगे तब ना इसका। अब मान लो मुंबई में है शाहरुख खान और रानी मुखर्जी, और दिल्ली में है ऋतिक रोशन और करीना कपूर, तो अट्रैक्शन होगा क्या? या तो दोनों मुंबई में आएंगे, दोनों दिल्ली में आएंगे, तब होगा ना अट्रैक्शन। तो ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट, इसलिए सेपरेट अट्रैक्शन है, ये आइसोलेटेड है। तो पास पास आना इसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? और यही मैं जब ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो यही प्लॉट करूंगा मैं, एक पॉइंट को यहाँ प्लॉट करूंगा, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट करूंगा। ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखने का, 3 और 4 नंबर।
तो तुम्हें अपने तरीके से, ये नहीं कि बोर्ड पे जितना लिखा हुआ छाप लिया बैठ गए, अपने तरीके से लिखो कि बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें किस पॉइंट पे फोकस करना होगा। तो मैं लिखवा के नहीं दूंगा कभी भी, जितना लिखना है तुम्हें खुद लिखना है। उससे क्या होगा, अगर तुम समझे हो तभी लिखोगे, बात क्लियर सी है। नहीं समझो तो नहीं लिखोगे, और जो एक बार लिखोगे तो माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाता है चीजें। के इज कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्ज है, उसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे अभी। ये नहीं कि बोर्ड पे जितना लिखा हुआ लिख दिया, अपने लैंग्वेज में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे लिखना है लिखो, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट से लेना देना होता है, क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। बाद में जब पढ़ो या रिवाइज करो तो माइंड में पूरा इमेजिन हो जाए। ये नहीं कि सर परसों तो बताए थे कि पीएक्स और पीएक्स ओवरलैपिंग हो, आज याद ही नहीं कहाँ है, तो रटोगे तो थोड़ा होगा, उसको जानना पड़, दिखना चाहिए। R is distance between two nucleus. R is distance between two nucleus of two atom. केस 1 में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, केस 2 में पास पास आए, तो पास पास आना बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है? बेनिफिट है ना। लेकिन हीलियम हीलियम पास में आना चाहेगा क्या? नहीं, वहां रिपल्सन डोमिनेट हो जाएगा। तो ये नहीं कि सारा एटम सर पास पास करवा देंगे, नहीं, हीलियम हीलियम को नहीं करवा सकते हम, उस केस में रिपल्सन डोमिनेट हो जाएगा। हीलियम 2 एग्जिस्ट करता है क्या? लेकिन H2 एग्जिस्ट करता है ना। एक एटम दूसरे एटम के पास आया होगा कि नहीं आया होगा? एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के पास आया होगा कि नहीं आया होगा? Cl2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? Cl2 तो ऐसे बन नहीं गया होगा ना, एक एटम दूसरे एटम के पास आया होगा, तभी ना शेयरिंग हुआ होगा। ठीक है, लिख लिए होगे, हटाऊ ना है? कितने पॉइंट लिख लिए? 1 और 2 लिख लिए। तो मैं इसका आंसर ढूंढ रहे थे, लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, पोटेंशियल। कहीं आंसर मिला अभी तक? नहीं ना, तुम पढ़ रहे थे टॉपिक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, पोटेंशियल, आंसर मिला क्या? नहीं ना, अब मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या बताता है? स्टेबिलिटी, बस इतना ध्यान रखना। लिख लिए, लिखो। पोटेंशियल एनर्जी बताता है स्टेबिलिटी, जितना कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सिस्टम के पास कम एनर्जी होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास मान लो एनर्जी बहुत ज्यादा, ग्लूकोन डी पिला पिला के एनर्जी भर दिया जाए तो तुम शक्तिमान बन जाओगे। तुम्हें अगर धरती पर रखना है तो एनर्जी कम रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उड़ने लगोगे। तो दो केसेज हमने मेनली देखा, जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो उसमें पोटेंशियल क्या होगा? 0। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया ना। जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस होंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? 0। जैसे जैसे पास आएंगे और अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? जैसे जैसे पास आएंगे और अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना।
अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। तो 2 पॉइंट क्लियर। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, और जैसे जैसे पास आएगा अट्रैक्शन बढ़ेगा कि रिपल्सन, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना। FOR मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पॉइंट क्लियर हो गया ना। जैसे जैसे पास पास आएगा वैसे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी, है सोच पा रहे हो ना। कोल्हापुर से चला एटम, इधर सांगली से चला, दोनों पास पास आ गए। पास पास आने से उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है। तो उधर से चला कोल्हापुर से, इधर से चला सांगली से, दोनों मिले पास पास आए, स्टेबिलिटी बढ़ी। ध्यान में रखना, इमेजिन कर पा रहे हो ना। इधर से एटम चला, इधर से एटम चला, एक दूसरे के पास आए, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो माइंड में एक चीज ध्यान रखना कि जैसे जैसे दो एटम पास आएंगे, हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे उनका उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्लियर। और पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। ये 3 बातें माइंड में सेट करके रखना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। 5 है ना। अब मान लो पास पास आ गया, तो बात ये है कि मान लो ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, पहले दूर दूर था, पास पास आ गया, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, पोटेंशियल क्या हो रहा है। अब पास पास आया तो एक लिमिट तक पास पास आएगा ना, एक लिमिट तक पास पास आएंगे ना। तो ये एटम और ये एटम एक दूसरे के टच किए, अभी भी अट्रैक्शन डोमिनेट ही हो रहा है। अब जैसे जैसे अब और पास पास आएंगे, तो अब यहां पर अगर मैं लिखूं कि एक हाइड्रोजन एटम पास पास आते आते टच कर गया है, अब मैं अगला केस लिखूं कि ये एक दूसरे के थोड़ा सा ओवरलैप कर गया है, अभी भी अट्रैक्शन डोमिनेट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। अब जो आया और पास पास आ गया, अब इस केस में जितना और पास पास आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अब लगभग बराबर हो गया। बोला कि अब और पास पास नहीं आ पाओगे, अगर और पास पास आ पाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा और ये जो भी तुम पास पास आओगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी पास पास आने का मतलब ये हुआ कि वो एक लिमिट तक पास पास आएगा। ये नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे पे पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पास पास आता है तो अट्रैक्शन डोमिनेट है, और पास आया अट्रैक्शन डोमिनेट है, लेकिन एक लिमिट तक ओवरलैप हुआ दोनों के बीच में। जैसे मान लो ये एटम और ये एटम पास पास आ रहे हैं, ये आए स्टेबिलिटी बढ़ा, आया स्टेबिलिटी बढ़ा, टच किए स्टेबिलिटी बढ़ा, एक दूसरे को ओवरलैप किए स्टेबिलिटी बढ़ा, और ओवरलैप किए स्टेबिलिटी बढ़ा, लेकिन एक लिमिट तक आके रुक गया। बोला कि अब मत ओवरलैप करो नहीं तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर है, उस दोनों एटम रुक गया है। तो इस केस में अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर है। ये हाइड्रोजन एटम है। अब इसके
और जाएगा तो इधर रिपल्सन बढ़ जाएगा और ये एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी ये लिमिट लाइन है जब दो एटम को एक दूसरे से कंबाइन किया जाता है। स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन चाहिए ना दो के एटम के बीच में, रिपल्सन होगा तो कभी जुड़ पाएगा दो एटम। ये दो एटम का अगर रिपल्सन हो जाएगा तो कभी जुड़ेगा, तो भाग जाएगा दूर, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे ही रिपल्सन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोनों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में झगड़े हो गए, शाहरुख खान उधर से ऋतिक रोशन के बीच में झगड़े हो गए, तो जो भी था वो भी ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी इस तक ये आके रुकेगा, इसको हम बोलते हैं लिमिट, यानी दोनों, या इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब बीच में रुका हुआ है। हमारे तुम 10वें फ्लोर से कूदे और 5वें फ्लोर पे आके रुक गए, कुछ ऐसा हुआ, ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, तो क्या बोला जाएगा? तुम इक्विलिब्रियम में रुके हुए हो, 5वें फ्लोर पे झूल रहे हो। समझ में आया? अब जैसे मान लो ये मैं मार्कर को यहाँ से गिराया, अब मार्कर आके यहाँ रुक गया, ये क्या है? इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। अब पेंडुलम है, पेंडुलम का घड़ी ऐसे ऐसे घूमता है, मान लो बैटरी खत्म हो गया, तो आके यहाँ ऐसे रुक जाएगा, आके यहाँ रुकेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। तो ये जब अट्रैक्शन इक्वल हो गया तो ये बोलेंगे इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और इसके ज्यादा ये हाइड्रोजन एटम अब पास पास नहीं आएंगे, अब पास पास आएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पास पास आया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी एक लिमिट तक डिक्रीज हुआ, कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, स्टेबिलिटी और इंक्रीज हुआ, स्टेबिलिटी और इंक्रीज हुआ, ये मैक्सिमम लिमिट है। अब इसके बाद अनस्टेबल हो जाएगा, अगर पास पास आया तो आके ये रुक जाएगा। ये पास पास आएगा तो दोनों एटम डिस्ट्रॉय अलग अलग हो जाएंगे ना, डिस्ट्रॉय होने का मतलब फिर से तुम अलग हम अलग। एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सॉरी, इनके बीच में जो पास पास आके एटम एटम मिलके क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल्स बन रहा है ना, तो मॉलिक्यूल्स बनने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? क्या क्या समझे अभी तक? दो आइसोलेटेड एटम, हाइड्रोजन एटम पास पास आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फिर आके टच किए, स्टेबिलिटी बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? और पास में आए, स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन, क्लियर ना? अट्रैक्शन बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी और घटा, एक लिमिट तक आ गया, आया ना? अब यहां आके रुक गया, रुक गया ना, इसके ज्यादा अब ये नहीं जाए। इस केस में मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। बात क्लियर हो गई? इसके पास में अब नहीं आ सकता है। अब यहीं पर हमें डिफाइन किया जाता है, यानी इस केस में डिफाइन किया जाता है बॉन्ड लेंथ, और इसी केस में डिफाइन किया जाता है बॉन्ड एनर्जी। अब देखो ध्यान से, दो हाइड्रोजन एटम मिलके और क्या बन गए? हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बन गए? H2 मॉलिक्यूल्स बन गया, और दोनों के बीच में क्या हो गया? ओवरलैपिंग।
ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम हुआ, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? एसएस, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कब डिफाइन होता है? जब वो मैक्सिमम लिमिट तक एक दूसरे के पास आ चुके हैं, इस केस में बॉन्ड लेंथ डिफाइन होगा, इस केस में बॉन्ड लेंथ नहीं डिफाइन होगा। इस केस में बॉन्ड लेंथ डिफाइन नहीं होगा, यानी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जब बराबर हो जाता है, एक दूसरे के पास पास जब तक आ जाते हैं, उस केस में बॉन्ड लेंथ डिफाइन होता है। तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। लेकिन बॉन्ड लेंथ डिफिनेशन तो आसान है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, लेकिन वो डिस्टेंस कब का होना चाहिए है? जब वो अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो, इक्विलिब्रियम में। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, क्या इंटर न्यूक्लियस भी बोला जाता है, इंटर न्यूक्लियस। बट ये बॉन्ड लेंथ केवल और केवल इसी पर डिफाइन होगा। कब? जब वो आके एक दूसरे के मैक्सिमम लिमिट तक ओवरलैप किए होंगे तब, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि जितना पास में आएगा तो रिपल्शन भी तो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन है कि नहीं? रिपल्शन लिखा था ना मैंने, रिपल्शन। ये पास पास आओगे तो रिपल्शन करेगा कि नहीं करेगा? केवल अट्रैक्शन थोड़े है। ये प्रोटॉन को रिपल्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाएगा। उस केस में हम बॉन्ड लेंथ डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब ध्यान देना, जब ये पास पास आ रहे थे तो पोटेंशियल क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो 0 मान लो पहले था, अब क्या होगा? डिक्रीज हो गया। पहले 0 था, -300 हो गया, कम हो गया। तो बताओ वो -300 एनर्जी एब्जॉर्ब किया है कि रिलीज किया है? मतलब एब्जॉर्ब हुआ है कि रिलीज हुआ है? क्या हुआ है? रिलीज हुआ है ना। कैसे रिलीज हुआ है? स्टेबिलिटी आएगी अगर, तो एनर्जी क्या होती है? कम होती है। कम होने का मतलब जो इनके बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एनर्जी होगा, वो एनर्जी क्या कहाँ जाएगा? बाहर निकलेगा, निकलेगा ना। यानी जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होता है ना। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि रिलीज होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ने से पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। पहले 0 था, -300 हो गया, 300 एनर्जी क्या हो गया? रिलीज हुआ। कम होने का मतलब एनर्जी कहाँ जाएगा? वो बाहर निकलेगा। तो यहीं पर बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होता है कि इस बॉन्ड को बनने में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। अच्छा, बात आएगी जब इसको तोड़ना होगा, तो मान लो 300 एनर्जी रिलीज हुआ है, तो जब इसको तोड़ना होगा तो 300 देना पड़ेगा ना, तब ना टूटेगा, फिर से वैसे जाएगा। फिर से अगर इसको लेके जाना होगा उल्टा, फिर से दोनों को सेपरेट सेपरेट करना होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, तो तोड़ना पड़ेगा ना H2 को। इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो उतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा फिर से। उसको क्या बोल देते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तब उतना ही टूटेगा, तब फिर से वो क्या हो जाएगा? एटम बन जाएगा ना। तो बॉन्ड बनते समय एनर्जी क्या होता है? रिलीज। और बॉन्ड ब्रेक करते समय एनर्जी देना पड़ता है। तो जितना बनते समय रिलीज हुआ है, उतना ही एनर्जी तोड़ते समय देना पड़ेगा।
यानी एटम से मॉलिक्यूल्स बनाते समय जितना रिलीज हुआ है उतना ही मॉलिक्यूल से एटम बनाते समय देना पड़ेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। तो बॉन्ड एनर्जी क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी इस केस में डिफाइन होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड किस केस में? जब अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल होगा। और हाइड्रोजन के केस में जो एनर्जी होता है -433 किलो जूल होता है पर मोल, यानी एक मोल को -433 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम पास में आएगा तो। मुझे बताओ कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कब डिफाइन करोगे? जब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर इन इक्विलिब्रियम। तो दोनों के इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। और दोनों के बनने में यानी दो एटम से मॉलिक्यूल्स बनने में एनर्जी रिलीज होगा या ऑब्जर्व होगा? रिलीज होगा ना, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितना रिलीज होगा उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलेंगे? और तोड़ते समय उतना देना पड़ेगा। इसका मतलब जब बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो होगा या एंडो होगा? और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा? तो मान लो कि हाइड्रोजन को बनाने में इतना हीट लगा है, इतना हीट रिलीज हुआ है, तो अरे गधे -433 किलो जूल इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब गधा है क्या ये? क्या मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी घुसा दो उसी में। और यहाँ एनर्जी एनर्जी से क्या लेना देना है? जितना सिखा रहा हूं उतना ही में कुछ भी चीजों से कुछ भी बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा? एंडो। अच्छा मान लो बॉन्ड का फॉर्मेशन में इतना रिलीज हुआ है, तो बॉन्ड बनने में इतना रिलीज हुआ है तो ब्रेकिंग में उतना ही लगेगा ना, बस साइन अलग होगा। बनने में एक्सो होगा और तोड़ने में एंडो होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाए तो इतना देना पड़ेगा उसको, वहां प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज विल बी सेम बट साइन विल बी डिफरेंट। बात क्लियर हो गया? तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी ऐसे बोल सकते हो कि जब दो हाइड्रोजन एटम पास में आया तो इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हुआ है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना है ना, इसको जुड़ा हुआ है ना, तो इसको तोड़ने के लिए या इसको जुड़ने में इतना हीट रिलीज हुआ है, क्या इसको तोड़ने के लिए इतना हीट चाहिए? दो एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं, जब बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन के दौरान उनमें एनर्जी जुड़ा होगा ना, एनर्जी रिलीज हुआ होगा ना, तब ना अट्रैक्शन आया है दोनों के बीच में। तो दो एटम के बीच में अट्रैक्शन आने का मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, तभी तो एक दूसरे के पास है, बाइंड अप है।
बॉन्ड लेंथ और कोवैलेंट रेडियस रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे, डिफिनेशन नहीं आता मेरे को, बस इतना जानता हूं कि जितना एनर्जी कम होगा, जितना रिलीज होगा उतना ही जितना पोटेंशियल कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। डिफिनेशन पढ़ना है तो 10th में आगे पढ़ो फिर जाए। बस इतना जानते हैं हम कि स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा। बात क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो पहले मुझे बताओ क्या क्या सीखे। जब दो एटम एक दूसरे के बहुत दूर थे, आइसोलेटेड थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था। जब एक दूसरे के पास में आए तो स्टेबिलिटी बढ़ा या घटा, तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज। अब एक दूसरे के टच किए तो अट्रैक्शन बढ़ा या रिपल्सन, अट्रैक्शन। स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पोटेंशियल क्या हुआ, अब एक दूसरे के और पास पास आए तो एक लिमिट तक पास पास आया। जब लिमिट तक पास पास आया तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या थे, इक्वल थे। और उस केस में हम क्या डिफाइन करते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे कम, यानी उस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर और पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, यानी जो बॉन्ड बना है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो बॉन्ड बना है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। अब इसी चीज को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ग्राफ में एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। एक हम एक्स एक्सिस लेंगे और एक हम वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिखेंगे। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि दो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने लिया। ठीक है। चलो, जो ग्राफ अभी हमने बोला, अभी जो स्टार्टिंग से जो तुम्हें पढ़ा रहा था उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब दोनों हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, जब दोनों हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड थे यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, यानी ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब दोनों के बीच में, केस 1 जब दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस था तो पोटेंशियल क्या था। हम यहां से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। यहां पर ओ वाला केस है, केस नंबर 1, यानी ये है 0 0, यहां से ये डिस्टेंस हम मान लेंगे इनफाइनाइट है, यानी ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है। उनके बीच में पोटेंशियल क्या होगा, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल। तो बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आया, आया है नहीं आया, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बता रहा है। और ये ग्राफ पे अगर हम पॉइंट को खींचे तो पोटेंशियल 0 बता रहा है। बात क्लियर। अब जब पास पास आएगा तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो ये मत सुनना ये पोटेंशियल ये 0, ये यहां से पोटेंशियल 0 है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये केस नंबर 1 है जहां पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। पास पास आएगा, पास पास आएगा तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। तो घटने का मतलब क्या हुआ, डाउन की तरफ जाएगा ना।
जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस केस में एटम क्या है, दूर दूर है, आइसोलेटेड है। पास पास आएगा तो पोटेंशियल घटेगा, देखो कैसे घट रहा है। ये वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल है, हाँ निगेटिव आया। ये क्या है, निगेटिव आया। और क्या हुआ, कम हुआ। ये पोटेंशियल कंटिन्यू क्या हो रहा है, और नीचे गया, क्या हुआ, और डिक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक समय ऐसा आया कि अब मैक्सिमम डिक्रीज हो गया है, अब इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो। तो बताओ, ये दूर दूर थे, पास पास आए, और पास पास आए, और पास पास आए, टच किए, और थोड़ा सा ओवरलैप हुआ, और ओवरलैप हुआ। ये अब इससे ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाएगा। यानी ये वो वाला केस है जिस केस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो गया था। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो गया था। बताओ, यहां से यहां आते समय कौन डोमिनेट हो रहा था, रिपल्सन या अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, और रिपल्सन, अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन कम था। लेकिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं, रिपल्सन बढ़ता जा, मतलब अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और रिपल्सन भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी कर रहा है और अट्रैक्ट, लेकिन डोमिनेट कौन है? यहां भी डोमिनेट यही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जब पास पास आ गया तो इनके बीच में जो डिफरेंस है कम होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आ गया कि, सोच पा रहे हो ना, कि अब दोनों क्या हो गए, बराबर। और इस केस में ही पोटेंशियल सबसे कम होगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ये ग्राफ में बता रहा हूं, पोटेंशियल सबसे मिनिमम यहीं पर होगा। अब इससे पास पास लाओगे तो क्या होगा बताओ, और फिर से उल्टा जाने लगेगा, फिर से बॉन्ड टूटने लगेगा। जो बॉन्ड बना था, अब ये बॉन्ड जो बना था अब क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। यानी टूटने का मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब पोटेंशियल। तो तुम्हें इस इतना ही पार्ट पे ध्यान रखना है, इस पार्ट पे। ये टूटने वाला पार्ट है, ये जो ग्राफ ऊपर गया है ना, वो टूटने वाला पार्ट है। इस ग्राफ तक जुड़ने वाला पार्ट है, ये फिर से दूर दूर होने वाला पार्ट है। तो दूर दूर वाला नहीं भी समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से यहां तक समझना है। अब ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे? अगर मान लो ग्राफ में तुम्हें पैसेज में लिखा और यहाँ 50 जूल लिख दिया, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन करेंगे, सॉरी बॉन्ड एनर्जी कब डिफाइन करेंगे, इस पॉइंट पे। यानी ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये किसके बराबर है, बॉन्ड एनर्जी। तो अगर ग्राफ में मान लो पैसेज देता है और यहाँ पर -50 जूल लिखा है, तो बॉन्ड एनर्जी कितना होगा, -50। तो ग्राफ में ऐसे पूछता है, एक ग्राफ बना देगा पैसेज और यहाँ पर लिख देगा कि एनर्जी इतना है, तो बताओ उसका बॉन्ड एनर्जी कितना है। तो इस पॉइंट पर बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस देगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी ये जब पास पास आए तो इनके डिस्टेंस को बोला जाएगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये डिस्टेंस, तो बॉन्ड एनर्जी वाई एक्सिस पे डिफाइन होगा और बॉन्ड लेंथ एक्स एक्सिस पे डिफाइन होगा। अब समझ लो, देख लो, इस ग्राफ में इतना ही चीजें जानना होता है। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी कब डिफाइन होता है, पास पास आने से दो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी पोटेंशियल घटता जाता है, ये मैक्सिमम लिमिट तक है इसके पास। अब ये ग्राफ जो है ऊपर क्यों गया है, ये डिस्ट्रॉय वाला पार्ट है। वो दो जो बनाया था हमने फिर से वो दूर करने के बाद ये फिर से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पास पास आने की था और ये फिर से दूर दूर, अगर इनमें और पास पास लाओगे तो इनमें दूरियां बढ़ेगी और ये पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, फिर से सेपरेट हो जाएंगे। तो जैसे चले थे वैसे चले आएंगे। तो यहां से यहां तक हमारे लिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है।
अब जो वॉल्यूम में पॉइंट लिखा हुआ है उसको रीड करो। वॉल्यूम में सारे पॉइंट्स जितना मैं टीच कर चुका हूं, अब तुम घर पे बैठ के पहले वॉल्यूम के पॉइंट्स को रीड करना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से एकदम एक एक वर्ड को अच्छे से फील करके पढ़ना है। यानी कि पढ़ दिए हो गया, अच्छे से फील करो उसको कि हम लाइन जो पढ़ रहे हैं उसका क्लियर कट मीनिंग हमें दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो अच्छे से एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करके एक एक वर्ड पे ध्यान दे के पढ़ना है और उसका मीनिंग समझना है कि कब की बातें कब कर रहा है। यानी कि रीडिंग डाल दिए हो गया, रीडिंग डालने से नहीं होगा। एक लाइन का एक मीनिंग और एक क्वेश्चन अपने आप में जनरेट करना है तुम्हें, क्योंकि हर लाइन में एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो पहले जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम में है उसमें कम से कम ग्राफ वाला के ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लाइन उसमें देखो क्या क्या और है। ठीक है, जो सिनोप्सिस में पहला पॉइंट है वो ये बोल रहा है द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स, अब ये बात तो लिख नहीं रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, यानी दो मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। दैट होल्ड, यानी एक दूसरे को होल्ड करते हैं। टू और कंस्टिट्यूएंट एटम और अपोजिट चार्ज और आयंस, या तो दो एटम एक दूसरे के पास रहते हैं या दो आयंस केटाइन और एनायन पास रहते हैं। पास रहने से दो एटम एक दूसरे में बाइंड अप है, उनमें एनर्जी है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे हम। और ये इतना चीजें हमने समझा कि कैसे उनके बीच में एनर्जी आ गया है। आयनिक में लाइटिस एनर्जी आ जाता है, कोवैलेंट में ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितना दूर तक वो ओवरलैप होगा, ये सब चीजें हम पढ़ लिए तो अब इसका मीनिंग समझ में आएगा। इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इन ए केमिकल बॉन्ड बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यानी इस पॉइंट पे बात कर रहा है कि वो अभी सब पॉइंट को उसने नहीं बोला, लेकिन हम समझते हैं तो अच्छे से जान पाएंगे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्विलिब्रियम में जब है तभी हम दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड अप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बोला है एटम आर लेस स्टेबल मोर एनर्जी। यही तो बात हम भी बोल रहे थे कि जिस एटम के पास एनर्जी ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगा। ये बोल रहा है कि लेस स्टेबल मोर एनर्जी, यानी जितना पोटेंशियल डाउन होता जाएगा उतना ही एनर्जी बढ़ता जाएगा, सॉरी एनर्जी घटता जाएगा। हेंस फॉर्मेशन फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय लूजिंग सम एनर्जी। कह रहा है कि बॉन्ड फॉर्म होता है, एनर्जी रिलीज होता है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके मॉलिक्यूल्स बना। ये लिखना तो आसान है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिया और H2 बन गया। बनने में इतना चीजें हमारे माइंड में चीजें आना चाहिए, कैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास में आए हैं, इतना वो जल्दी पास में नहीं आ गए थे। इसके दौरान अब इधर प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब ये मत सोच लेना कि ये एनर्जी दिया गया है, ये लिखने का मतलब ये हुआ है, पहले ध्यान से समझ लेना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये H2 बना और इधर लिखा है +34, मैंने कितने लगाया 433 ना, एग्जैक्ट डेटा है 434, कोई बात नहीं उतना ही रहने दो। 0.72 ये ऐसे भी लिख सकते हो या ये ऐसे भी लिख सकते हो। ये मान लो मैथ की तरह इक्वल टू है, इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा -434.7। अगर मान लो इससे नहीं समझ में आता है तो इससे समझ लेते हैं कि जब इतना जब मिलेंगे तो इतना हीट रिलीज होगा। या ऐसे भी नहीं लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे डेल्टा एच इक्वल टू -434। ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो एक्सोथर्मिक ही कहलाएगा।
इधर प्लस लिखने का मतलब ये मत सोचना सर ये तो प्लस लिखा हुआ है, अभी आप बोल रहे थे एक्सोथर्मिक है, तो प्लस इधर माइनस हो जाएगा। माइनस क्या इंडिकेट करता है? एक्सोथर्म। लिख रहे हो? हाँ, सेम सिचुएशन में एटम आइसोलेटेड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये बॉन्ड जुड़ने का है और ये बॉन्ड टूटने का है। यहां से यहां तक जुड़ा बॉन्ड और यहां से यहां टूटा। क्लोरीन और क्लोरीन के बनने में कितना हीट रिलीज होता है? 239.1 किलो जूल। और इसमें ग्राफ में लिखा है ना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, लिखा है कि नहीं लिखा है? और नीचे अट्रैक्शन लिखा है, ऊपर रिपल्सन लिखा है। रिपल्सन में दोनों भाग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अकम्पनीड बाय डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी। बोल रहा है ना कि जब एक बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। तो लाइन तुम्हें तब समझ में आता है जब चीजों को तुम अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ लियो, नहीं तो रीडिंग के बराबर हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश के बुक में रीडिंग करते ना, तो ऐसे रीडिंग देना पड़ जाएगा। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये डार्क ब्लैक लाइन से लिखा है कि जब केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट बोला है ऑल नोबल गैस आर वेरी स्टेबल केमिकली ड्यू टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस ऑल द अदर एलिमेंट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड इन अदर टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? तो इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहता है, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों बॉन्ड बनाया? डुप्लेट कंप्लीट हुआ इसका आफ्टर शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एटम। कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन पे दो एटम एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन एटम विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनका मिलना अच्छा बात है, मिलके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। H2 इज स्टेबल, हाइड्रोजन विल नॉट स्टेबल। हाइड्रोजन के कहीं बारे में अगर बोलता है तो H2 के बारे में बोलते हैं। H2 इज स्टेबल, हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 बना दिए और इनका मिलना बेनिफिशियल है। क्लोरीन इज नॉट स्टेबल, Cl2 इज स्टेबल, इनका मिलना अच्छा बात है। लेकिन हीलियम इज स्टेबल, हीलियम 2 इज नॉट स्टेबल, इनका मिलना रिपल्सन डोमिनेट कर देगा। ये they occurs as a molecules because they cannot exist independently at ordinary condition। ये molecules बन के। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है an atom or group of atom which can exist independently at normal condition is called molecules। मतलब molecules को बोल रहा है, दो एटम एटम मिलकर molecules बनते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए molecules depend on the combining capacity of element। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब कितना बॉन्ड बना है उसको वैलेंसी बोलते हैं। H2O में ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। कितना एटम उससे कंबाइंड है, उसी को एक्चुअल वैलेंसी बोला जाता है। जो तुम 10th में पढ़ के आते हो वो वैलेंसी आयनिक के अकॉर्डिंग बताया जाता है, कितना लॉस और कितना गेन हुआ, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि कितना बॉन्ड उसके साथ अटैच है। कोवैलेंट में हम बात करें तो आयनिक में तो चलेगा जो तुम बोलते हैं। उसके बाद वैलेंसी के बारे में बताया है। उसके बाद लुईस थ्योरी है, लुईस थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लुईस थ्योरी में ऑक्टेट रूल सिखाया चुका हूँ और ये लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल भी बता चुका हूँ। कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, कौन इलेक्ट्रॉन सुपर ऑक्टेट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर बॉक्स बना के लिखा भी है किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, किसमें ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मतलब बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल एटम के पास 6 से 8 से क्या हो, कम इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। 8 से ज्यादा आ गया तो सुपर ऑक्टेट। यहाँ पर लिखा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वही है सुपर ऑक्टेट एक्सपेंडेड। उसके बाद कोवैलेंट के बारे में बता चुका हूँ, कौन कौन से बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मल चार्ज, ये बॉन्ड बनाना है, इसमें मतलब नोटबुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्लस इसको बाद में पढ़ना है ताकि इसका मीनिंग समझ में आए। तो मीनिंग समझने के लिए पहले चीजों को जानना पड़ता है। अब मान लो अमेरिका के लोगों को रामायण के वीडियो दिखाओगे तो उनसे इंटरेस्ट आएगा? कि वो राम के बारे में जानते ही नहीं है और सीता के बारे में जानते नहीं है, तो उनको रामायण दिखाओगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो रामायण में देखने के लिए, रामायण के वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्ट आने के लिए पहले राम और सीता लक्ष्मण के बारे में जानना पड़ता है, तब इंटरेस्ट आता है। हमें इंटरेस्ट क्यों आता है देखने में? क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं, तब वीडियो इंटरेस्ट लगता है। कोई अननोन पर्सन है, उसको वीडियो दिखा दो उसको अच्छा नहीं, तो ये थ्योरी के पढ़ने का मतलब तुम्हें बिना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तुम उसको थ्योरी को पढ़ रहे हो। तो वही बात हुआ, अमेरिका के लोगों को रामायण का वीडियो दिखा रहे हो, तो पहले उसके बारे में जानो समझो, तब लाइन को पढ़ो अच्छे से, एक एक लाइन को, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले अभी भी नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोला था। पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कब थ्योरी भी कब पढ़ा जाता है। एक समय होता है थ्योरी पढ़ने का, क्योंकि थ्योरी तुम पढ़ोगे तो समझ में उतना नहीं आए, लाइन क्या होगा, रीडिंग दे के निकल जाओगे। रीडिंग दे के निकलने से नहीं होता है। अब तुम क्या करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे लेवल 1 का और 2 का। तो लेवल 1 में पेज नंबर 59 पर है क्लास वर्क। तो इसका फॉर्मूला, पहला जो टॉपिक है वो वैलेंसी एंड फॉर्मूला राइटिंग, ये बनाओगे। कोवैलेंट बॉन्ड है उसका भी क्वेश्चन बनाओगे, और अच्छे से कंसेप्चुअली बनाओगे, मन लगा के बनाओगे, रट के बना रहे हो। उसके बाद फजांस रूल के क्वेश्चन बनाओगे, समझ में आया ना? टिक मार लेना कौन कौन से बोल रहा हूँ। बॉन्ड पैरामीटर अभी नहीं बनाना है, पोलैरिटी और डाइपोल अभी नहीं बनाना है। उसके बाद वीबीटी है, पेज नंबर 61 पर वीबीटी है, दिख रहा है वीबीटी? उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, वीबीटी के क्वेश्चंस बनाओगे। वेस्पर थ्योरी का भी नहीं बनाना है, हैबिटेशन का भी नहीं बनाना है। डेटिव बॉन्ड टिक मारो, पेज नंबर 62 पे भी बनाना है। ये भी लिख लेना है नोटबुक में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। पेज नंबर 62 पर है। डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोला जाता है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड, कल नहीं बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो 62 पे डेटिव बॉन्ड दिख रहा है ना? उसके बाद एमओटी ये सब नहीं बनाना, हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब नहीं बनाना है, वो आगे सीखेंगे। लेवल 1 के क्लास वर्क में, सॉरी होमवर्क में, फिर से वही तुम्हें टॉपिक लिखा हुआ वैलेंसी एंड फार्मूला राइटिंग। तो पहले इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। कैसे अटेम्प्ट करोगे? अपना नोटबुक पढ़ के, बुक पढ़ के नको, नहीं आए नोटबुक पे फिर से जाना, समझना, फिर क्वेश्चन बनाना। उसके बाद लुईस थ्योरी के क्वेश्चन है, उतना ही चलेगा। लुईस थ्योरी है, इसके बाद लुईस थ्योरी के क्वेश्चंस बनाने हैं। जो नहीं आएगा राउंड करना या नोटबुक में चेक करना, अच्छे से समझना है, राउंड करो, मैं बताऊंगा उसको। उसके बाद है कोवैलेंट बॉन्ड, उसको भी टिक करो, उसको भी बनाना है। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड एंड लैटिस एनर्जी, उसको भी बनाना है। तो अभी क्वेश्चंस बनाने का दौर स्टार्ट हो जाएगा, कल से मैं डाउट लूंगा। पहले जितना मैं टॉपिक बोल रहा हूँ घर से बना के लाना है। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड और लैटिस के बाद फजांस रूल, उसको भी टिक मारो। बॉन्ड पैरामीटर और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डाइपोल ये सब अभी नहीं बनाना है, वेस्पर थ्योरी नहीं बनाना है। उसके ऊपर वीबीटी लिखा हुआ है, उसको वीबीटी को टिक मारो, इसको बनाना है। आए लेवल 1 लेवल 2 सब। उसके बाद देखो पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर है डेटिव बॉन्ड, इसको टिक लगाओ, उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब ऐसा ही लेवल 2 में बनाना है। टॉपिक बता दिया ना, वीबीटी तक बना के लाना है।
जो टॉपिक नहीं पढ़े नहीं बना। तो अभी मैं आगे टीचिंग करना बंद कर दूं। ये किसका वॉल्यूम है? तो आगे टीचिंग करना अभी टीच नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चंस बना के चीजों को समझने नहीं लगोगे तब तक। अभी और केमिकल बॉन्डिंग खत्म नहीं हुआ, अभी और बाकी है, अभी पूरा कंसेप्चुअल बाकी है। ये अभी मैंने केवल 30 से 40% पढ़ाया, अभी 60% चीजें बाकी है। बट इतना से आगे पढ़ने के लिए, जानने के लिए पहले क्वेश्चंस को अच्छे से ग्रिप बनाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। कोई थ्योरी वगैरह अभी नहीं पढ़ेगा। जब मैं बोलूंगा थ्योरी कब पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वैसे पढ़ोगे। जब मन तो उठा के जीआरबी या जब मन उठा के एनसीईआरटी नहीं पढ़ लेना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। वही बात हो जाएगा जो बोला कि अमेरिका के लोगों को रामायण के वीडियो दिखा रहे हो। क्वेश्चंस बनाओ, नहीं आ रहा है अपने नोटबुक में जाओ, चेक करो, फिर बनाने के बाद उसका एनालिसिस करो, शॉर्टकट बनाओ, उसका स्टिकी नोट्स तैयार करो। और उससे भी नहीं आ रहा उसको राउंड करो, मैं क्लास में डाउट लेंगे। क्या लाइव नहीं? कोई नहीं, घर पे जाकर शेयर कर लो।